जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया एक बार फिर ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन रहा है और रिपोर्ट्स की हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब मेडिटेरियन छोड़कर रेड सी में डिप्लॉय हो चुका है। एक ऐसा मूव जो नॉर्मली सिर्फ तब होता है जब सिचुएशन एस्केलेशन एज पर हो। और इसी बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि यूएस नेवी ने एक गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन कार्गो वेसल है उसको इंटरसेप्ट करके डिसेबल किया है और एक डायरेक्ट मैरीटाइम कन्फ्रंटेशन का संकेत सामने आ रहा है। और तीसरी तरफ हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन के जो एलिजिड चीजें हैं, ऑल स्टेशन न्यूक्लियर अलर्ट सिग्नल की रिपोर्ट सामने आई है और जो कोल्ड वॉर के बाद सबसे सीरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में एक ये सबसे अहम माना जाता है। तो ये कई सारे बड़े डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि 3 मेजर डेवलपमेंट्स जिनकी हमने बात की और अलग अलग नहीं है। ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्टअप, नेवल इंटरसेप्शन और न्यूक्लियर रेडीनेस का सिग्नल। यानी कि यहाँ से सवाल ये निकल कर आता है कि जो शांति वार्ता और पॉज की बात हो रही थी, यहाँ से क्लियर एस्केलेशन नजर आता है और एक बार फिर से यूएस ने ईरान के ऊपर बड़ा ये अटैक किया है, इसका सिग्नल है। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे कि क्या दुनिया एक बार फिर से एक और बड़े थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रही है। और उमेश जी से इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, हम जो यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सच में न्यूक्लियर अलर्ट जो प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट किया है, या फिर ये हम ये कहें कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिस तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं? क्या असल में इससे समझा जाए? अंबर जी देखिए, ये जो है अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही है, पर अमेरिका न्यूक्लियर रेडीनेस के ऊपर चल रहा है। उसको मालूम है कभी भी उसको न्यूक्लियर वेपन्स जैसे एक लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर स्ट्राइक वो कर सकता है, क्योंकि उसको डेजर्ट में ही करना है और डेजर्ट में कोई कैजुअलिटीज नहीं होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकता है, ताकि वहां पर ईरान को डराने के लिए कि वो सरेंडर कर दे। अमेरिका ईरान के अंदर उनके ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं कर रहा है। उसने लास्ट टाइम इसके लिए किया क्योंकि ईरान को एक चेतावनी देना चाहता है। अब 2 दिन पहले जब सीज फायर खत्म हो रहा है, उसी वक्त आप देखिए कल उन्होंने ईरान के कार्गो शिप पे हमला कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। यूएसएस स्प्रूएंस जो है उसने ईरानियन व्हीकल टोस्का को अपने कब्जे में ले लिया और ईरान ने इसको एक आर्म्ड पायरेसी बताया है और एग्रेशन बताया है और उन्होंने बोल दिया है कि हम पीस टॉक्स के अंदर बात करने नहीं जा रहे। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यूएस की जो डेलीगेशन है वो ईरान पहुंच चुकी है फॉर द पीस टॉक्स। अब ईरान ने एक बोल दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस खोलता नहीं है वो पीस टॉक्स अटेंड नहीं करने वाला है। तो पीस टॉक्स जो है वो फेल हो चुकी है। सीज फायर खत्म हो चुका है, युद्ध के जो बादल है वापस स्टार्ट हो चुके हैं और ईरान ने भी जानबूझ के अपना शिप भेजा है ताकि एक तरह से अमेरिका को एग्रेसर बताया जा सके। देखिए, पब्लिक नैरेटिव है अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अभी ड्रोन अटैक किया है अमेरिकन वॉरशिप स्टेशन इन द रीजन और मेरा ये मानना है ये एस्केलेशन बढ़ने वाला है और ईरान ने बोल दिया है कि वो अमेरिकन वॉरशिप जैसे जेराड है, बाकी भी है, उन सब के ऊपर वो ड्रोन अटैक्स करके उनको क्षति पहुंचाएगा। तो वेस्ट एशिया जो जिसके अंदर पीस हम नजर आ रहा था वो वापस बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। इसके कारण जो क्रूड ऑयल के दाम थे जो 85-86 पहुंच चुके थे डॉलर पे, वो 95 पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट जो है वो एक तरह से अब एज पे है। उन्हें भी एक तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ऐसे क्या हो सकता है। सिचुएशन जो है कभी भी चेंज हो सकता है। सीज फायर जो है जल्दी से खत्म, सीज फायर जो है वो होल्ड ऑन होगा और टॉक्स वापस चालू हो सकती है, ये मुझे नहीं लगता है। This is what I get from the rapidly evolving situation in West Asia.
लेकिन उमेश जी, गल्फ ऑफ ओमान में जो नेवल इंटरसेप्शन हुआ है, क्या वो रूटीन इन्फोर्समेंट था या फिर हम ये कहें कि कैलकुलेटेड प्रोवोकेशन? क्या आगे हम इस पूरी सिचुएशन में हम और चीजें हम डेवलप होते हुए देखेंगे? अंबर जी, ये जो है एक तरह से बिल्डअप है, एस्केलेशन है, और ईरान को भी मालूम है कि अमेरिका जो शर्तें रख रहा है वो मानने वाला नहीं है। अमेरिका बोल रहा है कि आपके जो 441 किलो जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो आप अमेरिका को दे दोगे। तो ईरान एक तरह से न्यूक्लियर सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स रखने का अधिकार है। सेकेंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी वो अपना एक तरह से कब्जा करना चाहता है। अमेरिका दोनों हालत में यह अलाउ नहीं करने वाला है। इसके लिए अभी उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया है, और ईरान जानबूझ के उसने एक शिप भेजा ताकि उसको भी मालूम था कि अमेरिका इस शिप पे अटैक करेगा, और अमेरिका को एक तरह से एग्रेसर फोर्स वो पोर्ट्रे कर सकता है। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स है जो ईरान यूज कर रहा है, जो एम्पलीफाई कर रहा है, वो बहुत ही इफेक्टिवली यूज हो रहा है। और ट्रंप भी चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाए, और वो एक तरह से इससे एग्जिट रूट देखना चाहते हैं, ताकि वो अपनी जनता के बीच में इसको एक विक्ट्री प्लान के जैसे लेके जा सके। देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर 2 दिन से कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। रिपोर्ट यहां तक आ चुकी है थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकते हैं। वो उनको एक तरह से उम्मीद थी कि ये जो पीस ट्रीटी है, पीस डील है, वो साइन हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये जो पीस डील है वो अगर ये कारगर साबित होती है, और मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो इस्लामाबाद ट्रैवल करने का उन्होंने पुरजोर प्लान कर लिया था। इसकी के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो कर्फ्यू लगा दिया गया था और पूरी सिटी को बंद करके रख दिया था। और बताया जाता है कि 10 से 15,000 जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय हो चुके थे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी इसके लिए की जाती है जब अगर अमेरिकन राष्ट्रपति उधर आता है। और पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो सिचुएशन है, वहां पर कोई भी अमेरिकन हाई रैंकिंग ऑफिशियल सेफ नहीं है। इतनी बड़ी अगर सिक्योरिटी वहां पर डिप्लॉय की हुई है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ही हो सकती है, जेडी वेंस के लिए भी नहीं हो सकती, या ना मार्को रूबियो के लिए हो सकती है। जी, लेकिन अब सवाल एक और है। अगर हम इस पूरे हम यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो रेड सी में डिप्लॉय किया गया डिफेंसिव रेडिनेस है, या फिर हम ये कहें कि ऑफेंसिव पोजीशनिंग हो रही है एकदम अगेंस्ट ईरान? क्या जो एक ये भी हो रहा है कि सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक पाकिस्तान में होगा जिसकी तैयारियां नजर आ रही है, या दूसरी तरफ हम ये बिल्डअप पे देख रहे हैं, तो आखिर होने क्या वाला है? अंबर जी, दिस इज जस्ट अ बिल्डअप। इट इज मच मोर लाइक अ ब्लॉकेड एनफोर्समेंट के लिए एडिशनल सप्लाईज भेजते जा रहे हैं, और पॉसिबली एक विक्ट्री के लिए खर्ग आइलैंड के ऊपर वो हमला करके अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अमेरिका डेस्परेटली नीड्स अ विक्ट्री, और इट नीड्स अ पीस प्लान। और ये भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि उन्होंने 8 वॉर बंद कराए हैं, और उन्होंने 30 to 50 मिलियन पीपल की जान बचाई है। और इस इजराइल और ईरान के वॉर के अंदर वो एक विक्टोरियस बनकर उभरना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। अब मैंने भी पहले भी आपके शो पे बोल दिया कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो ये पीस डील करा सके। बहुत लोग जो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना जो ग्लोबल स्टैंडिंग है इंप्रूव कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज ये समझ में आ गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में वापस वॉर का एस्केलेशन हो रहा है। देखिए, जिस सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया है, अपनी 13,000 फोर्सेस, 18 एयरक्राफ्ट, 5 वॉरशिप्स भेजे हैं, ताकि वो ईरान को एक तरह से डिटर कर सके कि सऊदी पर अटैक न करे। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है? ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करता है। देखिए, अमेरिका के ऊपर भी ट्रस्ट जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
और ये भी देख लीजिए कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, यूएई ने भी ये बोल दिया है कि उनको अमेरिका नहीं चाहिए। यूएई के कमेंटेटर ने बोल दिया कि आप सारे अमेरिकन बेसेस बंद कर दो। अमेरिका के इस वॉर के कारण उनके जो देश के अंदर बहुत तबाही हुई है। ईरान ने 90% जो अटैक किया है वो सिविलियन फैसिलिटीज पे किया है। इसके कारण गल्फ के अंदर जो यूएई के अंदर जो उनके इन्वेस्टमेंट्स है वो बंद हो चुके हैं। लोग जो है यूएई के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच के निकल रहे हैं। यहां तक बात हुई है कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट, चार्टर एयरक्राफ्ट के रेट बढ़ चुके हैं। और इसी के कारण यूएई के लोग अब क्लियर कट बोल रहे हैं कि गेट आउट अमेरिका। बस गेट आउट अमेरिका नहीं बोला है, सीधा मतलब वही मतलब होता है। और उसी बीच आप ये देखिए कि हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल जी, वो सऊदी अरेबिया जाके वहां पर बायलैटरल टॉक्स को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, ये जो टॉक्स हो रही है, जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट एनफोर्स कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अब वो सऊदी अरेबिया से बात करना चालू कर दिया है, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी हो सके। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंटरनेशनल सिचुएशंस चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही है, उसमें सऊदी को कैसे एंगेज किया जा सके। सऊदी अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है, 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में करना चाहता है, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि एनएसएस जाएंगे तो सिर्फ वो एनर्जी के लिए बात नहीं करेंगे, वो डिफेंस की भी बात करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करेंगे। तो ये ग्राउंड वर्क होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं जनरली मिनिस्टर्स जाते हैं। कतर में भी आपने देखा कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वहां पर जाके उन्होंने कतर की रेजिम से मिले ताकि गैस की सप्लाई चालू हो सके। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो यूएई में जाके वहां पर वो डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जो न्यूज आ रही है, इंडिया इज लुकिंग टू बिकम द डिफेंस पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूएई इन द लॉन्ग टर्म। और भारत जो है अपने डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन कर रहा है यूएई के साथ। यूएई ने तो बोल भी दिया है कि हमें आपका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, और वो ब्रह्मोस भी मांग रहा है। सऊदी भी हमारे से ब्रह्मोस मांग रहा है, और वो बोल भी रहा है कि भारत के लोगों को कि आप आके इसको ऑपरेट करिए ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी। तो ये जो नूर खान एयरबेस पे भारत की 2 ब्रह्मोस ने अटैक करके उसको नेस्ता नाबूद कर दिया था, जिसको चाइना के 18 इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स फायर किए गए थे उसको रोकने के लिए, वो भी नहीं रोक पाए। इसके बाद आप देखिए ब्रह्मोस की धूम मच रही है। सारी कंट्रीज ब्रह्मोस चाहती है क्योंकि पिन पॉइंट प्रेसिशन अटैक करता है वो। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, ये मेरा मानना है, क्योंकि भारत जो है नेट सिक्योरिटी डिफेंस प्रोवाइडर बन रहा है फॉर द मिडिल ईस्ट। अमेरिका अपनी साख होता जा रहा है। देखिए जितना ज्यादा ये वॉर चलता रहेगा, इसी में भारत का फायदा है, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर आप ये देखिए जितना ज्यादा वहां पर कियोस क्रिएट होता है, तो लोग वहां पर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगी। उनको मालूम रहेगा कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ट्रस्ट जो होता है इंटरनेशनल ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। भारत के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए यूएई ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट, अमेरिकन बॉन्ड मार्केट, अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने धोखा दिया है, कतर को धोखा दिया है, सऊदी को धोखा दिया है। अब तीनों कंट्रीज के साथ भारत अपने रिलेशनशिप बढ़ा रहा है। कतर में गए थे हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, यूएई गए थे, और हमारे जो एनएसए डोवाल जी है वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो ये जो भारत ने चौतरफा खेल खेला है, इससे भारत को फायदा ही हो रहा है। एनर्जी के मामले में जरूर हमको प्रॉब्लम होगा, बट आप ये देखेंगे जो यूएस के ऊपर जो रिलायंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा,
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सऊदी ने चाइनीज वेपन्स को भी इंपोर्ट किया था, चाइना के लेजर वेपन्स, वो उनके कंडीशंस में काम भी नहीं कर रहे थे। तो सऊदी भी चाहता है कि भारत के साथ उसके डिफेंस टाइज एस्टैब्लिश हो, और उसी की निटी ग्रिटीज जो बोलते हैं ना बारीकियां तय करने के लिए अजीत डोभाल गए हैं, क्योंकि सऊदी ने ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर लिया है। अब वो दोनों कंट्रीज के साथ कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप ये देखिए, सऊदी बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है भारत का, और इसी में आप ये देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर कियोस बढ़ता जा रहा है, और भारत जो है इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर रहा है। दिस इज द मास्टर। उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे बनना चाहती हूँ, वो ये कि ये तो समझ में आ रहा है कि सीज फायर के नाम पर पूरा मतलब ये टेम्परेरी पॉज और ये सारा कुछ है, ये इसके पीछे कहानी समझ में आ रही है कि ये एक स्ट्रेटेजिक रीसेट की तैयारी या फिर नेक्स्ट फेज के लिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझ में एक सवाल और इससे निकल के आता है कि अगर एस्केलेशन होता है तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल रहेगा या फिर ग्लोबल पावर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है इस पूरे उसमें, और ये बड़ा कुछ विकराल रूप लेगा? कोई इन्वॉल्व नहीं होने वाला है इसके अंदर। इट इज गोइंग टू बी ए लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में 4.5 साल हो गए वॉर को लेके, 4 साल 2-3 महीने हो गए। वैसे ही ये चलता रहेगा। अमेरिकन वॉरशिप्स पहले कहीं पे और रहते थे, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जाके उसने खड़ा कर दिया। अमेरिका के वॉरशिप्स वेल इंसुलेटेड है, ईरानियन ड्रोन अटैक्स को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब वहां पर ग्लोबल ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया है, और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है कि जो ग्लोब शिप्स हैं वो टेक्सास आ रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसको नुकसान है? वो बोल रहे हैं इंडिया को नुकसान है, चाइना को नुकसान है, जापान को नुकसान है, साउथ कोरिया को नुकसान है, आसियान नेशंस को नुकसान है, यूरोपियन नेशंस को नुकसान है। इसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्राइट इंश्योरेंस कंपनीज इनको भी फायदा हो रहा है। तो इसमें नुकसान क्या है? वॉर इज अ एक तरह से जियो इकोनॉमिक गेम, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, इस वॉर के अंदर आज भी अमेरिका जीत रहा है। अमेरिका पब्लिक में हार के प्राइवेट में जीत रहा है, ये चीज आप देख लीजिए। ईरान को $500 मिलियन जो उसकी डेली रेवेन्यू है उसको भी कट कर दिया है। अल्टीमेटली चोक करके वहां पे अपनी वॉरशिप्स रख के ईरानियन रेजिम को चोक करेगा, ताकि उसकी ऑयल रेवेन्यू जो है खत्म हो जाए, वहां पर एसेंशियल सप्लाईज ना आ पाए। और उसी के मुताबिक आप देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भी उसने अभी अमेरिका ने अभी जो है आईएमएफ को बोला है कि $1.2 बिलियन जो है वो रिलीज करो, और पाकिस्तान को भी $500 मिलियन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से रेस करने की बात की है। देखिए, रॉथस्चाइल्ड की टीम जो थी वो अभी पाकिस्तान जाके उन्होंने वहां पे बात भी की है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका जो है ईरान को हर जगह से घेर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट उसको हटाया है, और उसकी घेराबंदी करके चोक करके ईरान के अंदर एक इंटरनल रिवोल्ट क्रिएट करना चाहता है, ताकि रेजिम चेंज वैसे हो जाए। दिस इज द ग्रैंड गेम प्लान ऑफ अमेरिका, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें आप देखिए कि हमारा फायदा क्या है। भारत को अपना फायदा देखने की जरूरत है, और अपना हम सभी देश अपना अपना फायदा देख रहे हैं, चाहे वो यूएस हो या फिर इजराइल हो, ईरान हो या फिर गल्फ नेशंस हो। तो वैसे में अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो सिचुएशन या फिर डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास भी हमें ये सिखाता है कि जो वॉर्स होते हैं वो अक्सर बड़े अनाउंसमेंट से नहीं बल्कि छोटे छोटे जो सिग्नल्स होते हैं उससे शुरू होते हैं। चाहे नेवल मूवमेंट्स की बात करें, कोडेड अलर्ट्स हो, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग हो, और आज वो सारे सिग्नल्स जो है वो हमें एक साथ नजर आ रहे हैं। रेड सी से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक, एयरक्राफ्ट करियर से लेके न्यूक्लियर कमांड सिग्नल्स तक, एक साइलेंट जो बिल्डअप है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होने वाला है, लेकिन अब सवाल ये होगा कि कब होगा और कितना बड़ा होगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।